मुझे वहां के बताया क्या प्रथमेश? सवेरे मम्मी उठाती है, उठ जा और ज्यादा नींद आती है। आज उठ लिया था सवेरे खुद से? कितने लोगों को मम्मी ने उठाया? मम्मी पापा जी, हर्षल और दिशा, स्नेहल, क्या बात है। बाकी लोग सिंसियर है इसमें से, तुम लोग मत सोचो बाकी लोग झूठी बोल रहे हैं, वो 3 लोग ईमानदार हैं। तो हर्षल कितनी बार उठाए होंगे? 2 बार या 3 बार? एक ही बार उठ गए, बहुत सिंसियर है। ऐसा तो नहीं चप्पल खोल के आते हैं हर्षल। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़े थे हम लोगों ने? डिस्कस किया था V अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, दैट इज इक्वल टू कहा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर हम लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें हमने अप्लाई किया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? V चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज इसमें मैग्नेटाइज होगा। आई को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, है ना? तो ये मैग्नेटाइज होगा और इसको हमने कैसे लिखा था बच्चों? B बाई म्यू नॉट इक्वल टू, इसको इधर लेके आ गए थे H प्लस, और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू H, याद है ना? सो B इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट 1 प्लस, इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी टाई इनटू H, 1 प्लस काई दैट इज कॉल्ड म्यू, है ना? और काई के बारे में बताया था बच्चों, ये होता है क्या था? स्मॉल एंड पॉजिटिव किसके लिए? लार्ज एंड पॉजिटिव फेरो, सबको याद हो गया ना? और स्मॉल एंड नेगेटिव किसके लिए? कौन सा प्रॉपर्टी सारे मटेरियल में है? डायमैग्नेटिज्म हर मटेरियल में है, लेकिन फेरो में फेरो और डाय दोनों, फेरो डोमिनेट करता है तो ओवरऑल क्या दिखता है? फेरो दिखता है। सिमिलरली पैरा, तो ये सब कहानी हो गया। ठीक, आगे क्या बताया था? क्या बचा हुआ? Dependence of time on temperature. ये अभी कंप्लीट कर लेंगे। Dependence of time on temperature. एक्चुअली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम में रैंडमनेस बढ़ेगा, और जब रैंडमनेस बढ़ेगा तो उसको अलाइन करना मुश्किल होगा या आसान होगा? बस ज्यादा एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा वाइब्रेट है, उसको अलाइन करना सो अलाइनमेंट थोड़ा टफ होगा, मुश्किल होगा। दैट मींस काई विल डिक्रीज, मैग्नेटाइजेशन कम होगा। इज इट क्लियर? So if you increase the temperature, chi will decrease, or it is inversely proportional to temperature. ठीक है, तो chi is equal to some constant upon temperature. This is called Curie's law. मैडम क्यूरी के बारे में नाम सुनो? Yes. उनके बारे में जानते हो कुछ अच्छे से? रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च किया। और कुछ? वो पॉकेट में रेडियम लेके घूमती थी। हाँ, कोई बता रहा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है ना, बहुत बड़ी चीज है ना। तो ये बच्चों क्यूरीज लॉ लिख लो।
and this is for paramagnetic. So हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, तो मैंने लिख दिया है टेम्परेचर इंक्रीज देन अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल जो एटम फॉर्म में है, दैट इज टफ, सो chi will decrease, है ना? बाकी वो सारा इंफॉर्मेशन इसी में है. So if you draw the graph between chi versus temperature ग्राफ होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन या कर्व होगा, क्यों ऐसा कोई ग्राफ पढ़ना? अच्छा, P PV is equal to constant, that means P is equal to constant by V, इसका ग्राफ पढ़े हो? कैसा होता है इस टाइप से? PV is equal to constant, तो इसको क्या बोलते हैं? किस टाइप का ग्राफ है? कुछ नाम बताया था हमने, मैंने भी पढ़ा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम पढ़ाया था जब तुम बहुत बचपन में थे, छोटे थे, 1 साल पहले की बात. तो ऐसा ग्राफ होता है ना, रेक्टेंगुलर डिक्रीज करेगा, है ना? टेम्परेचर बढ़ाएगा, chi डिक्रीज होगा, सो दिस विल बी द ग्राफ. और ये लिखना है दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक. बता दो इसको. तो ऐसा भी है पैरामैग्नेटिक के लिए जो है, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बताया था बच्चों कि वो सिंपल सा नहीं होता, उसमें क्या था, पूरा डोमेन अलाइनमेंट होता है, या डोमेन दूसरा डोमेन थ्रो. अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, तो उसका दो रीजन बताया था, दो मैग्नेटिज्म बताया था, एक डोमेन ग्रोथ बताया था. रुद्राक्ष याद है? आज शांत क्यों है तुमसे? तो देखो, फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, chi will be proportional to some c dash upon T minus Tc. और Tc क्या है? Tc is called Curie's temperature. Different for different materials. Curie's temperature और Tc यहाँ पे देखो, ये बच्चों ये का थोड़ा सा छूट गया है, हालांकि थोड़ा सा आगे है मेरा, ऐसा है ना, कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं लैम्डा, लैम्डा नहीं है, x जैसा, और x में थोड़ा सा इसके
So C dash upon T minus Tc, Tc को बोलते हैं बच्चों क्यूरिस टेम्परेचर, और दिस इज वैलिड फॉर T ग्रेटर देन Tc। Tc क्या होता है, उस बॉडी का क्यूरिस टेम्परेचर, दैट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, डिफरेंट मटेरियल बिहाइंड द टू आएगा। सो अगर क्यूरिस टेम्परेचर के जब ऊपर जाएगा ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फंडा आ गया है ना, मतलब पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगेगा। So ferromagnetic material starts behaving like paramagnetic when temperature is more than Tc। लिख लो यहाँ पे, ferromagnetic material starts behaving like paramagnetic above Curies temperature। नासिक में वो तो आना चाहिए, देव की तो कहाँ है, घर पर निकिता यहाँ पे नहीं बैठी। तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑफ टाइम ऑन टेम्परेचर, ये कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट शायद इलास्टिसिटी में पढ़ाया था, तुम्हें याद है कि मुझे नहीं पता। क्या पढ़ाया था बच्चों हम लोगों ने, और कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलोंगेशन बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ रहा, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड रहता था वायर के लिए, सब के लिए जो स्ट्रेट लाइन होता है, बट एक लिमिट के बाद वो भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल नहीं रहता, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता। रबर के लिए तो अलग ही होता है। तो जब रबर के ड्रॉ करते हैं, सपोज ऐसे हो रहा है ना, स्ट्रेस बढ़ा रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ओके, और जब हम वापस लाते हैं रबर में तो इसी लाइन पर नहीं आता वापस, वो तो दूसरे लाइन पर वापस आता है। इफ यू elongate the rubber, ठीक है ना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा हुआ, इट गोज लाइक ऑन दिस ग्राफ, व्हेन वी रीलोड मतलब अनलोड करेंगे उसका स्ट्रेस कम करते जाएंगे, ये वापस वो दूसरे ग्राफ। और अगर ये यही पे आ गया मतलब कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं रहा, नेचुरल लेंथ को परफेक्टली गेन कर लिया। क्लियर, अब समझना, इसको हेल्प ले रहे हैं, वहां से रिलेट होगा। स्ट्रेस मतलब रिलेटेड टू फोर्स और स्ट्रेन इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट ना। तो जब मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूँ बच्चों, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ और मेरा वर्क स्टोर हो रहा होगा उसमें। जब मैं वर्क कर रहा हूँ एनर्जी उसको दे रहा हूँ, है ना, इससे गुलेल को ऐसा पुल कर दो, पुल किया और फिर छोड़ देते हैं, जब छोड़ देते हैं तो रबर उस पर वर्क करते हैं। तो व्हाइल इलोंगेटिंग हमने इसको इतना वर्क किया उस पर, है ना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इतना वर्क किया, और जब वो वापस आया तो वो कितना वर्क किया है, वो तो इतना किया ना, उसने क्या किया, कम वर्क किया। दैट मींस ये जो अंदर का एरिया है इतना एनर्जी क्या हो गया है, लॉस हो गया। समझ पा रहा है? तो इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। हिस्टेरेसिस मतलब जब हम इलोंगेट करें तो एक पाथ पे जाओ, जब वापस ला रहे हैं तो दूसरे पाथ पे आया और वो एक लूप बना दिया। तो एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप बताएगा बच्चों कितना एनर्जी का लॉस। इज इट क्लियर? मैंने शायद ऐसे कहा था कि दो टाइप का रबर है, वहां पे बताया था दो टाइप का रबर है, एक रबर में एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप कम है और एक में ज्यादा है।
और तुम्हें मटेरियल बनाना है, बुलेट बनाना है ना, तो कौन से रबर को यूज करोगे? जिसके एरिया अंडर द कर्व कम हो, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर दे, लॉस कम करा। और एक बताया था मैंने बच्चों की, एक शॉक एब्जॉर्बर के लिए यूज करते थे। जैसे कहा था कि तुम अपने घर में देखो तो मिक्सी घर में सबके घर में होगा, मिक्सी का अगर थोड़ा सा पलट के देखो उसके बेस में क्या लगा रहता है? रबर का रहता है प्लेट। या बड़े मशीन जो रहते हैं जो अगर चलते हैं तो वाइब्रेट करते हैं तो उसके नीचे रबर का प्लेट लगा देते हैं। रबर का प्लेट क्या करता है कि जब मशीन वाइब्रेट करे तो वो कंप्रेस होगा, मशीन का एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, और जब वो वापस अपने लेंथ में आएगा तो वो उतना एनर्जी रिलीज कम एनर्जी करेगा, मतलब उसने कुछ एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब किया। उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर अगर बनाना है रबर का तो वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप, समझ में आया? ठीक है ना? तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, थोड़ा सा उससे डिफरेंट बट यहाँ भी होगा। वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है कि ये जा रहा है सपोज ऐसे कहीं तक, मतलब हाई इंटेंसिटी तक ले गए, बहुत लार्ज किया तो मैग्नेटाइज होगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करते हैं। जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम करते हैं तो वो इसी पाथ पे नहीं वापस आता है। शुरू में देखो ये कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं था, जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटाइज हो रहा है, इतना हो गया। व्हेन वी ब्रिंग दिस कम्स ऑन डिफरेंट पाथ, ऐसे है। तो जब हम इंटेंसिटी को कम करते गए क्या कर दिए? जीरो। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया बच्चों तो भी मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ क्या? मतलब मैग्नेटाइज है, दैट मींस एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है जिसमें ऑलरेडी ऐसा इतना मैग्नेटिक मोमेंट का होगा, ठीक है ना? मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बन गया। और तुम ऐसा फील कर सकते हो कि अगर आयरन है, हालांकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बहुत छोटा अप्लाई करते हैं, एक मैग्नेट्स लाओ थोड़ा बड़ा और एक आयरन का ब्लॉक लो, उसको मैग्नेट, आयरन ब्लॉक को मैग्नेट के पास ले जाओ, ठीक है, और फिर उसको हटा दो, और फिर वही आयरन का ब्लॉक को किसी दूसरे आयरन ब्लॉक के पास ले जाओ तो वो थोड़ा चिपकता है, ये तुम देखोगे थोड़ा चिपकेगा, जबकि पहले नहीं हो रहा था। तो क्या किया था, इस मैग्नेट्स ने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, उसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ला दिया, इसलिए जब आयरन का ब्लॉक हटाया तो वो छोटा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दिए फिर भी मैग्नेटाइज, ये क्लियर? लेकिन अब कहना कि मुझे क्या करना है, इसका मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है, तो मैग्नेटाइज है डायरेक्शन, उसके मैग्नेटाइजेशन को तो क्या करना पड़ेगा हमें? अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, करना है जीरो करने के लिए इतना अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज हो गया कंप्लीटली। इज क्लियर? मैग्नेटाइजेशन जीरो। बट किसी को मन कर थोड़ा सा और करते हैं, एच और बढ़ा दिया, एच और इधर बढ़ा दिया, तो फिर उल्टा मैग्नेटाइज हो, फिर उसके बाद वापस लाते हैं तो ऐसे आएगा, ठीक है? ऐसा थोड़ा सा ग्राफ, फिर वापस लाए, फिर मैग्नेटाइजेशन कम करते गए, फिर जीरो लाए तो इधर आ गया, क्लियर? इधर जीरो करा तो आगे करना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन खत्म होगा, फिर और आगे ले जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो ऐसा कुछ लूप होगा। इज इट क्लियर? तो अनमैग्नेटाइज से नॉर्मल ये से हम मैग्नेटाइज किए, मैग्नेटाइज हो रहा है, इस पाथ पे गया, व्हेन वी रिटर्न बैक डीमैग्नेटाइज करेंगे, जब ये जीरो हो गया है एक्सटर्नल फील्ड, तब ये जीरो नहीं होगा, तो मेक इट जीरो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, सर्टेन मैग्नेटिक अप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, अगर और इधर गए तो आगे बढ़ेगा और फिर वापस लाएंगे तो इस पाथ पे आएगा, ठीक है? ये जो फॉर्म बना दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप, ये जो ग्राफ बना दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। तो ये मैग्नेटिज्म हिस्टेरिसिस प्रॉपर्टी शो करता है, सी लाइन पे वापस नहीं आता, ठीक है? और इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है बच्चों, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो जब हिस्टेरिसिस लूप बन रहा है, दैट मींस मैग्नेटाइज करते समय उसको हम कुछ एनर्जी दिए, डीमैग्नेटाइज करते समय वो एनर्जी वापस देगा, बट वो वापस एनर्जी पूरा नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, मतलब कुछ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया है, कुछ एनर्जी क्या हो गया है, अब मैकेनिकल नहीं, कुछ एनर्जी क्या हो गया है,
एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। ग्रेटर द एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस लूप, मोर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। इज इट क्लियर? लिख लो, एक ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लो। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। ये जो पॉइंट है, जब हम डीमैग्नेटाइज किया और यहाँ पे इतना मैग्नेटाइजेशन रह गया है, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब नाम से पता है मतलब कितना रिटेन किया है ना, दिस इज कॉल्ड रिटेन। और उस रिटेंशंस को नलिफाई करना, उसको खत्म करना है, तो हमें अपोजिट एक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। ये दोनों टर्म ध्यान में रखना, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी। बच्चों, हमें कोई मटेरियल है जिससे हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं और वहां पे मैग्नेट्स को ले आया, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेट्स को वहां पे रख लिया, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये खत्म, जीरो भी कर दिया तो इतना रह जाएगा, इसमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट रह जाएगा, उसको हटा लिया तो परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए जिसका रिटेंटिविटी हाई हो या लो? पता ना। अच्छा, हम कोएर्सिविटी की बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम कैसा मटेरियल यूज करें जिसकी कोएर्सिविटी हाई हो या लो? सोच के बता। कोएर्सिविटी भी हाई होना चाहिए, समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोएर्सिविटी तो बहुत लार्ज हो बट कोएर्सिविटी बहुत छोटा है, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर अप्लाई किया तो परमानेंट मैग्नेट खत्म हो जाएगा, तो अच्छी चीज है क्या? नहीं ना। तो दूसरा आपको ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज नॉट गुड। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, तुम कुछ सीख रहे हो, तो मैंने पढ़ाया इतना, बैठ करके पढ़े, और उसमें से हमने 100% पढ़ाया, लेकिन तू समझते कितने तुम लोग? 100%, 10% ज्यादा जो भी। तो ये रिटेंटिविटी हुआ कितना समझे आज? क्लियर? जितना मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ समझा, मतलब सपोज 50% समझ लिया, मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ। 50% तूने समझ लिया, तो ये हो गया रिटेंटिविटी। और 3 दिन बाद वो 0 पे आ जाए, समझ में आया? तो अच्छी चीज है क्या? 3 दिन बाद ही भूल गए, 3 दिन क्या 2 दिन बाद ही भूल जाते, तो अच्छी चीज है। तुम क्या चाहते हो कि रिटेंटिविटी हाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोएर्सिविटी हाई हो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज हमें कम से कम तो 2 साल चाहिए ना, नीट क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है। तो क्या चाहिए? कोएर्सिविटी शुड बी, मतलब याद ज्यादा दिन तक रहिए, चाहोगे कि नहीं? तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो बताओ उसकी कोएर्सिविटी क्या होनी चाहिए? इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? रिटेंटिविटी या कोएर्सिविटी? लिख लो। टू मेक परमानेंट मैग्नेट material should have high retentivity and high coercivity. In fact, high coercivity is more important. To make permanent magnet, materials should have
material should have high retentivity and high coercivity. High coercivity is in fact more important. Next लिखो, area under the hysteresis loop give idea about loss of energy in magnetization and demagnetization process. Area under the hysteresis loop give idea about area under the hysteresis loop gives idea about loss in energy in magnetization and demagnetization process. So the absorption of एनर्जी लॉस या एब्जॉर्प्शन एनर्जी को हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो एनर्जी लॉस। तो बच्चों ये जो मैग्नेट्स है ना, बहुत जगह पे मैग्नेट्स यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें मैग्नेट्स, एक तो परमानेंट मैग्नेट्स होता है, एक बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसा होता है, करंट से हम मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, सोलेनॉइड है, ट्रांसफार्मर है, ये सारी चीजों में हम क्या करते हैं, मैग्नेट्स ये मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो या सोलेनॉइड हो, इन सारी चीजों में हम उसके कोर में मैग्नेट्स रखना जरूरी होता है। जैसे मैं कहा था कि सोलेनॉइड अगर रख रहे हो तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर यहाँ पे आयरन कोर पुट कर दिए जिसका म्यू बहुत लार्ज है, म्यू बहुत लार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ाएंगे बाद में, जब एसी करंट पढ़ाएंगे तो उसमें भी मैग्नेट्स होते हैं, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन कोर रखते हैं, आयरन का ये। अब बताओ अगर करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एसी करंट अगर है, आगे मैं पढ़ाऊंगा एसी करंट, अभी तो आवाज नहीं जा रही, अभी आवाज जा रही है, लिख लो। इन ट्रांसफार्मर in transformers, electromagnets, solenoid, etc. we use material whose area under hysteresis loop should be small, so that minimum energy loss is there. तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जहां पे हमें एनर्जी लॉस कराना है, जहां पे हमें एनर्जी लॉस कराना हो, तो वैसे केस में हम वो मटेरियल यूज करेंगे जहां पे एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस
लार्ज है। जैसे लाइक एक होता है मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक लगाना मतलब एनर्जी का क्या करना, लॉस करना, हम इस टाइप के मटेरियल को यूज। तो बच्चों ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फिनिश। अब कुछ सवाल करेंगे, कुछ उसमें से देखेंगे, कुछ और थोड़ी पढ़ाना है क्या। बुकलेट आया हो, सवाल है। एक बार हाथ उठाओ, 1 2, बहुत कम बच्चे हैं आज इधर, तो सब मिला रहे थे, एक बेचारा सिंसियर बच्चा है, उसको भी डांट पड़ेगी। बाकी बच्चे बोला तुमने क्या उसको हाथ उठाया, कैसे आ गए तुम लोग, तुम्हारा क्या अच्छा पूरा तो देखते हैं बच्चों सॉल्व होता है कैसे, सवाल पूरी खराब हो रहा है, कौन से सेशन नहीं हुए हैं। स्टार्ट करते हैं जीएल के। सिर्फ जे और के दो ही बचा हुआ है ना, तो देखते हैं आगे कंप्लीट करते हैं। जे सेक्शन में देखो ये क्या हम करते पहले ना एक कर लेते हैं, क्योंकि अभी जल्दी जस्ट करेंगे ना शुरू करते हैं माइंड। पहला सवाल देखो कितना टफ सवाल है। पहला सवाल देखो तो when a small magnetical is proportional to इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब आई कर रहा है बच्चों। तो ये भी बताता हूँ, आई को दो नाम से बोलते हैं, ऑन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक और V को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइन डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, मैग्नेटिक H को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है क्या, H मटेरियल डिपेंडेंट नहीं होता, जो एक्सटर्नल है वो है, मटेरियल अलग अलग होगा तो B अलग हो जाएगा। चलो तो पहला सवाल है, बहुत ही टफ सवाल है बच्चों की, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, H होता है, HS बार होता है, रूट H होता है, H होता है, इतना तो आता है। नेक्स्ट सवाल, बुकलेट में क्या है, इससे देखो पानी वाला है ना, देखो तो दूसरा सवाल,
How does the magnetic susceptibility of parametric potential change with temperature T? अच्छा वहां पर से लिखा है था बच्चों T जो है वो टेम्परेचर किसमें है डिग्री सेल्सियस या केल्विन तो लिख लेना मैंने लिखा नहीं H is proportional sorry chi is proportional to C by T लिखा था तो ये T लिख लेना बच्चों T must be लिख लेना जरूर नोटबुक में लिखो दुकान सर ने लिखा है T must be जो बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन हैं उनको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन से